स्टूडेंट्स हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का इंट्रोडक्शन क्या है, देखें। ये थ्योरी 1927 से 1928 के बीच में हॉरिट और मलिकन ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। इस थ्योरी के टोटल हमने 10 पॉइंट्स बनाए हैं ताकि आप इस थ्योरी को अच्छी तरह समझोगे। देखिए, इसका पहला पॉइंट है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन एक एटम है, दूसरा एटम हाइड्रोजन है। अब ये दोनों देखिए कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होने के बाद देखिए H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो आप ऐसे में 1s1 और 1s1 ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। दूसरा पॉइंट ये है कि वो तमाम ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनके आपस में सेम एनर्जी हो या अप्रॉक्सीमेट सेम एनर्जी हो, तो ऐसे ऑर्बिटल हमेशा क्या होंगे, कंबाइन होकर बॉन्ड बनाएंगे, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं। अगर इनकी एनर्जी बिल्कुल ही डिफरेंट होगा तो वो ऑर्बिटल कभी भी आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, H2 मॉलिक्यूल है, इसमें 1s1 1s1 इन दोनों की एनर्जी सेम है, बिल्कुल सेम है। तो ये कंबाइन होने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, मॉलिक्यूल बना। और यहाँ देखें HF में 1s1 में देखें और 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये कंबाइन होंगे। अब इनका एनर्जी थोड़ी सी फर्क है क्योंकि जो एटम मॉलिक्यूल है ये हेटेरोएटॉमिक है। तो ऐसे भी मॉलिक्यूल जिसमें थोड़ी सी फर्क हो तो वो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं। इसके बाद देखें तीसरा पॉइंट क्या है, यानी जो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, कंबाइन होते हैं, तो लाजमी है कि इनकी सिमेट्री सेम होना चाहिए ऑन दी बॉन्ड एक्सिस में। मिसाल के तौर पर देखें, 2pz है और ये 2pz है, ये आपस में कंबाइन होना चाहते हैं, बॉन्ड बनाना चाहते हैं। तो ये क्या होंगे, ये बॉन्ड एक्सिस है एक्स एक्सिस में, तो इनकी सिमेट्री सेम होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस आ रहा है तो दूसरा भी एक्स एक्सिस से आना चाहिए। अगर ये एक्स एक्सिस से आ रहा है, दूसरा ऊपर से आ रहा है वाई से, तो फिर इस तरह से बॉन्ड कभी भी नहीं बनेगी। तो इसलिए लाजमी है कि बॉन्ड एक्सिस में इनकी सिमेट्री हमेशा सेम होना चाहिए। देखो, सेम सिमेट्री होने की वजह से देखिए, इसको अगर हम यहाँ से काटेंगे तो बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में मिल जाता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम सिमेट्री ऑन दी बॉन्ड एक्सिस। इसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो आपस में ओवरलैप करते हैं तो लाजमी है कि वो मैक्सिमम एक्सटेंट ओवरलैपिंग करें, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे के अंदर ज्यादा से ज्यादा ओवरलैप करे। देखो, ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैंने दिखाया, अब इसमें देखें ज्यादा एक्सटेंड नहीं है, यानी एक दूसरे के अंदर ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं है, जबकि यहाँ पर देखें हमारे पास ज्यादा एक्सटेंट है, ओवरलैपिंग है। तो लिहाजा ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है और ये स्ट्रक्चर हमारे पास दुरुस्त है। इसको बोलते हैं मैक्सिमम एक्सटेंट ओवरलैपिंग, यानी एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ ज्यादा से ज्यादा ओवरलैप करे ताकि एनर्जी ज्यादा रिलीज हो और बॉन्ड क्या हो, ज्यादा मजबूत हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, देखें, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे इतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। मिसाल के तौर पर देखें, आप इसी पॉइंट को इस डायग्राम में आप देखें, 1s1 एक ऑर्बिटल है, 1s1 दो है। आप इससे देखें, ये दोनों मिलाकर एक है, ठीक है। इससे देखें हमारे पास ये एक ऑर्बिटल हो गया, ये दो हो गया। तो जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे इतने नंबर ऑफ क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। अच्छा, इसके बाद हमने पहले भी ये बताया था कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं ना, तो दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। पहले का नाम है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा है हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इस चीज को समझने के लिए देखें, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हूँ। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, लेट सपोज एक हाइड्रोजन एटम है, और ये हमारे पास दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 है, और ये हमारे पास क्या है, 1s1 है। तो ऐसे में देखें, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये कंबाइन हो जाएंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए इन्होंने। तो अब आप देखिए, यहाँ से जो है ना एनर्जी, यहाँ से लोअर से हायर की तरफ यहाँ पर देखें एनर्जी बढ़ रही है। तो इसी तरह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, इसको मैंने कहा BMOS कहा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इनको मैंने कहा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये हमारे पास क्या है,
एटॉमिक। और आप इस फिगर को देखें, इसी के मुताबिक मैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डिफिनीशन बताता हूं क्या है। यानी वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल के मुकाबले में कम हो, इनको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जिससे कि लिखा गया दोस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच हैव लेस एनर्जी देन इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल आर कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनको कहेंगे। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? वो तमाम ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा हो, तो इनको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे कि लिखा गया कि दोस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच हैव मोर एनर्जी देन इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए, यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल भी करते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों बनते हैं, फिर एंटी क्यों बनते हैं। देखिए, इसके पीछे रीज़न ये होता है कि यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया, इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। ये असल हकीकत ये है। हकीकत इस तरह से, मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन एटम है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 1s1 है, और ये हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन एटम है, तो ये देखें हमारे पास 1s1 है। अब आप देखें कि इसके अंदर क्या होना है। देखिए, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है डी ब्रोगली के मुताबिक इलेक्ट्रॉन वेव नेचर रखता है। वेव नेचर यानी इलेक्ट्रॉन बेसिकली वेव नेचर शो करता है। और तो इसी तरह से देखिए, दो हाइड्रोजन आपस में मिल जाते हैं। अब ये जो दो हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं ना, तो ये मिलियंस ऑफ द हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं। अब मिलियंस ऑफ द हाइड्रोजन आपस में मिलने के लिए लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन का वेव ये है, 1s1 का ये वेव है, और दूसरा 1s1 का ये है हमारे पास। अच्छा, इसी तरह से लेट्स सपोज मैंने कहा ये 1s1 है, ये हमारे पास क्या है, 1s1 है। अच्छा, इसी तरह से देखें एक और पॉसिबिलिटी से कि एक 1s1 है और ये हमारे पास 1s1 है। अब ये जो वेव है ना, ये एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग भी हो सकती है। तो कहा जाता है कि जब मिलियंस ऑफ द हाइड्रोजन एटम या कोई भी दो एटम आपस में मिल जाते हैं ना, तो इनके अंदर दो तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक हो सकता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा हो सकता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपना वेव लेके दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हो, बिल्कुल इस पे मर्ज करे, ओवरलैप करे, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। और नतीजे के तौर पर क्या होगा, ये जब 1s1 का वेव 1s1 का ये वेव आपस में जब कंबाइन हो जाएंगे, तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है, ये वेव एक दूसरे के करीब आएंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगी, और ऐसे में इसकी एनर्जी सबसे कम होगी क्योंकि एनर्जी रिलीज हो गई। जबकि दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ हजारों मिलियंस ऑफ द कुछ मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है। जब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो इनके बीच में क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी और ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो नतीजे के तौर पर क्या होगा, ऐसे ऑर्बिटल को हमने यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम दिया। तो आपको ये बात समझ आया होगा कि मॉलिक्यूल जो है ना एंटी बॉन्डिंग क्यों बनाते हैं और बॉन्डिंग क्यों बनाते हैं। देखें, एंटी बॉन्डिंग अगर वो डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अगर डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगा यानी ओवरलैपिंग होगा तो वो क्या बनाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो इसी तरह से बहुत सारे नंबर ऑफ एटम मिल जाते हैं तो कुछ डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करते हैं जिसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड होती है, और कुछ होती है कुछ कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करते हैं जिसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है और ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनती है। और कुछ डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है जहाँ पर एनर्जी बॉन्ड ही नहीं बनती है, बहुत ही कमज़ोर बॉन्ड बनती है, और इसके बाद इनमें गैप ज़्यादा होता है और इनमें एनर्जी ज़्यादा इसमें शामिल होती है। इसको हमने कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग को psi1 psi2 से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग को psi1 - psi2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह से रीज़न हमें समझ आ गया कि अगर इलेक्ट्रॉन के वेव आपस में कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करेंगे तो बॉन्डिंग बनेगा, और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और इनको मैंने इसी डायग्राम पे आपके लिए यहाँ समझाया।
अब आप देखिए ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, इसमें क्या होना है, देखिए इसमें सिग्मा बॉन्ड बन सकती है, एक तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनेगी। अब जाहिर सी बात है एक सिग्मा बॉन्ड बन रही है हेड टू हेड में, तो अब एक सिग्मा बॉन्ड फिर एंटी बॉन्डिंग में भी बन सकती है ना, जो कि डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग भी हो सकता है। तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में जो सिग्मा बॉन्ड बनेगी वो सिग्मा स्टार, अगर एस है तो एस होगा, अगर 2px है तो 2px होगा। इसी तरह से देखें यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगी, तो ये होगा कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से, और इसी का जोड़ा क्या होगा, पाई स्टार, अगर 2p या py, और पाई स्टार 2py भी हो सकता है, z भी हो सकता है। इसी तरह से देखें जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ना स्टेबल होते हैं, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अनस्टेबल होते हैं। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। ये देखें, ये दो न्यूक्लियाई हैं, ये दो न्यूक्लियाई हैं, इनके बीच में पाए जाते हैं। जबकि एंटी बॉन्डिंग में देखें इलेक्ट्रॉन्स आर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियाई, इसको हम नोट कहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस दो न्यूक्लियस के बीच में 0% होता है, यहाँ अवे फ्रॉम दी न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। तो ये भी कुछ पॉइंट्स थे, आप एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग के बीच में कुछ पॉइंट्स याद करें। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा बनेगी, पाई बनेगी, और पॉसिबिलिटी है स्टेबल होंगे इलेक्ट्रॉन बिटवीन द न्यूक्लियाई होगा बॉन्डेड में। और जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा स्टार, पाई स्टार अनस्टेबल होंगे, इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम दी न्यूक्लियाई बनेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट है जो हम डिस्कस करने लगे हैं, वो है बॉन्ड ऑर्डर है। अच्छा देखिए, बॉन्ड ऑर्डर जो है ना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई फार्मूले का 2 है। तो जितने भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, इसको माइनस करो एंटी बॉन्डिंग से और डिवाइड करो 2 के साथ, तो हमारे पास अगर वैल्यू 1 आएगा तो सिंगल बॉन्ड होगी, अगर वैल्यू 2 आएगी तो डबल बॉन्ड, अगर वैल्यू 3 आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड, टेट्रा बॉन्ड नहीं होता है। इसके बाद देखें, हमें पता है जब मैं आपको रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा रहा था, वहां पर यह बात मैंने डिस्कस की थी कि जो रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम के लिए भी यही होते हैं, आयन के लिए भी, मॉलिक्यूल के लिए भी यही होते हैं। तो यहाँ पर अगर ये एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो रूल्स वही फॉलो होंगे जो कि अफबा प्रिंसिपल था, जहां इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में फिल होगा। पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, जहां इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होगा। और हुन्स रूल था, जहां इलेक्ट्रॉन मुमकिन हुआ तो अलग अलग रहना पसंद करेंगे। ये है यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होंगे अफबा प्रिंसिपल के मुताबिक, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंस रूल के मुताबिक फिल होंगे। इसके बाद देखें एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल क्या होगा, हमें पता है पॉसिबिलिटीज, सिग्मा 1s है तो सिग्मा स्टार क्या होगा, 1s होगा, और सिग्मा 2s है तो सिग्मा स्टार 2s होगा, और इसी तरह से सिग्मा 2px है तो, और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, सिग्मा 2x के बाद एनर्जी होगी हमारे पास पाई 2py होगी, और पाई 2py हमेशा बराबर होते पाई 2pz के, क्योंकि देखिए याद रखना कि यहाँ इंक्रीज एनर्जी लेवल में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पाई 2py और पाई 2pz को हमने आमने सामने इसलिए लिखा, इन दोनों का एनर्जी सेम होता है। इसके बाद पाई 2py जो है, पाई स्टार जो 2py इसका एनर्जी ज़्यादा होगा, और पाई 2pz स्टार जो है ना इसका एनर्जी आपस में सेम होंगे, और सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा सिग्मा स्टार 2px होगा। आप इस लेवल इस अरेंजमेंट को आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करें और एप्लीकेशन में ये मज़ीद आपके लिए क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है लास्ट पॉइंट, देखें कि इस थ्योरी का एक बड़ा काम ये भी है कि ये थ्योरी मॉलिक्यूल के बारे में बता सकती है कि ये पैरामैग्नेटिक है, डाया है। तो इस थ्योरी का ये कहना है कि वो तमाम ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो वो मॉलिक्यूल हमेशा पैरा होगा। अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा, डाया मैग्नेटिक होगा। तो आप इन 10 पॉइंट को अच्छी तरह से इनको आप समझें, और हम इसी बेस पर आपको इनके एप्लीकेशन जो है ना, एप्लीकेशन में कई मॉलिक्यूल को हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो इससे आपके लिए एग्ज़ाम में अच्छा खासा आपके MOT की तैयारी हो जाएगी।